Uh, Hello, good listeners and readers. Sikandar Bansal here, and welcome to my YouTube channel, Words with Sikandar. Today, I'm going to discuss a very important and tragic current affairs issue, that is the devastating flash flood in Nepal near the Tibet border. This is not just a story of natural disaster. It's important from the point of view geography, environment, and climate change, river system, hydropower, Indo-Nepal relation, and disaster management. Before we move further, I would like to express my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident. And also, now let us understand the entire incident, what exactly happened, and what caused the flood, and which river system was involved, and why this region is geographically vulnerable, and why India, particularly Bihar and Uttar Pradesh, is also keeping close watch in this situation. तो अब सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. तो होता क्या है कि 26 अगस्त को नेपाल में रसुआ डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत के बॉर्डर के पास है ये एरिया, वहाँ अचानक से एक पावरफुल फ्लैश फ्लड आता है. एंड इसमें जो है आज फर्स्ट पेज में न्यूज़ ट्रिब्यून में छपी है, तो उसका थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे. तो देखने में ये एक ऑर्डिनरी ये मानसून फ्लड नहीं था, और इसमें फ्लड में केवल पानी भी नहीं था, बल्कि एक मड रॉक्स, आइस एंड डेब्रीज बहुत नीचे की तरफ से आए. और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है तिमुरे और सायब्रू बेसी जैसे एरिया में दिखाया है. ये नेपाल के कुछ जो क्षेत्र है, तो हाउसेज, इसमें रोड्स, ब्रिजेस, मार्केट्स, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ. तो अकॉर्डिंग टू इसमें जो छपा है कि 72 डेथ इन नेपाल एंड 133 इंडियन मिसिंग. तो इसमें बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं. बट अगर आप ये एक प्रिलिमिनरी एक फिगर है, लेकिन चलो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक फ्लैश फ्लड होता क्या है. फ्लैश फ्लड का मतलब है कि अचानक से बहुत तेज़ी से होना. इसलिए फ्लैश फ्लड को जो है एक जिसमें वाटर लेवल बहुत कम समय में तेज़ी से बढ़ता है, और लोगों को इवैक्यूएशन के लिए जो एक एनफ टाइम जो है प्राप्त टाइम नहीं मिल पाता है. इसलिए फ्लैश फ्लड नॉर्मल सीजनल फ्लड में भी ज़्यादा डेंजरस होती है. जैसे इसमें एक डेब्रीज जो होती है, या फिर आपका जो इस तरह की वाटर फ्यूरी और मैसिव एक टोल, इसमें इस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि इसमें आपको मौका नहीं मिलता है और बड़ी तेज़ी से जो है ये आगे की तरफ बढ़ता है, अपने रास्ते की तरफ बढ़ता है. तो एक्चुअल में जो फ्लड है ये क्यों आया, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज. तो अगर हम इनिशियल रिपोर्ट इसमें पढ़े, देखिए कल जो है अर्थक्वेक भी आया, एक पॉसिबल ट्रिगर माना गया है अर्थक्वेक को. तो 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है इसमें उल्लेख किया गया है. लेकिन बाद में जो सैटेलाइट बेस्ड असेसमेंट और साइंटिफिक एनालिसिस किया गया, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी पाई गई कि आइस रॉक एवलांच या जो ग्लेशियर क्लैप्स की बात भी सामने आई. यानी हिमालय के जो ऊंचे क्षेत्र है, वहाँ पे आइस और रॉक का एक बड़ा मास टूटकर रिवर में गिरा, और इससे रिवर का फ्लो टेम्परेरली ब्लॉक हुआ और पानी अपस्ट्रीम और एक्यूमुलेट होने लगा. तो उससे क्या होता है कि जब यह ब्लॉकेज टूटा, तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी और जो डेब्रीज नीचे की तरफ आया, और एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लैश फ्लड जो है एक वेव बनी. तो एक ग्लेशियर के जो लोअर पार्ट के क्लैप्स के बाद जो आइस और रॉक का एवलांच लेंडे कोला में आया, एक जगह है, उसे हाई स्पीड मड स्लाइड्स और फ्लडिंग हुई. और हालांकि ये जो एक प्रिसाइज ट्रिगरिंग मैकेनिज्म के तहत जो है एक इसकी जो साइंस इन्वेस्टिगेशन पाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये बात कही जा रही है कि द फ्लड वाज मोस्ट लाइकली ट्रिगर्ड बाय एन आइस रॉक एंड ग्लेशियर एवलांच, एंड वाइल द एग्जैक्ट चेन ऑफ इवेंट्स वाज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन. अभी इसकी बात चली हुई है. तो क्या अब हमारे पास ये है कि या क्या ये अर्थक्वेक की वजह से हुई, जैसे 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो उसमें रिकॉर्ड हुआ था, तो पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि अर्थक्वेक ने एवलांच ट्रिगर किया, हो सकता है. तो अर्थक्वेक कॉज द फ्लड. करंट जो साइंटिफिक जो रिपोर्ट है वहाँ की, तो वो अलग अलग वहाँ की पॉसिबिलिटी थी, या तो फिर आइस रॉक एवलांच, या पॉसिबल जो सिस्मिक ट्रिगर था, या ग्लेशियर जो प्रोसेसेस थी. तो ये जो है चीज़ हो सकती है. अब जियोग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि नदी आपकी वह कौन सी थी. तो इसमें जो इंडिया का भी एक कंसर्न है, और जो फ्लश फ्लड का जो ओरिजिन है वो एक लिंडे रिवर और लिंडे कोला के एरिया के में ट्रेस किया गया है. तो आगे जो है बोटी कोशी रिवर सिस्टम से जुड़ता है कि हमारा जो लिंडे, बोटे कोशी, त्रिशूली, नारायणी, गंडक और बाद में वो गंगा में मिलती है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ जो ये एक रिवर सिस्टम बनता है. तो एक जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई शुड इंडिया बी कंसर्न अबाउट द फ्लड इन नेपाल.
क्योंकि रिवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं मानता है। तो नेपाल के हिमालय से निकलने वाली जो पानी आगे इंडिया की तरफ आता है, जैसे भोटी, कोशी, त्रिशूली, फिर नारायणी, गंडक और गंगा। त्रिशूली और काली गंडकी और देवघाट एरिया में मिलने से नारायणी बनती है, और आगे रिवर इंडिया में गंडक के नाम से जानी जाती है, फिर गंगा सिस्टम में चली जाती है। इसलिए नेपाल के अपस्ट्रीम फ्लड होने पर इंडिया के जो डाउनस्ट्रीम एरिया है, सडन वाटर सर्ज जो है वहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ती है, वाटर लेवल जो वहाँ बढ़ता है। इसलिए जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उन अथॉरिटी को अलर्ट किया गया कि गंडक जो रिवर सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो अब इसमें हम अगर देखें कि ज्योग्राफी क्वेश्चन जो आपका बनता है, जो इंडियन नेपाल का रिवर सिस्टम है, कि जो मैंने कहा कि आगे जो है ये गंडक बनती है, और इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि जो हिमालयन ज्योग्राफी अब इतनी डेंजरस क्यों है। तो पहले तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी को हमने समझना है कि हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स है, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनकी जो खासियत है कि बहुत स्टीप स्लोप्स, नैरो वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, अनस्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है, फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड्स है, अर्थक्वेक का रिस्क सबसे ज़्यादा है, जैसे कल एक कारण हो सकता है कि 4.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो था, और ग्लेशियर एंड स्नोफील्ड्स है, हाई एल्टीट्यूड लेक्स है कि काफ़ी इसमें यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है जो हिमालयंस न्यू फोल्ड जो है यहाँ पे रिवर सिस्टम है। तो आगे जो माउंटेन एरिया में जो आइस रॉक वाटर अचानक नीचे आते हैं और ग्रेविटी बड़ी तेज होकर जो उसकी स्पीड देती है, उसको बढ़ा देती है। जब नीचे की वैली नैरो हो तो फ्लड वाटर फैलने की बजाय एक कंसंट्रेटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हिमालयन फ्लैश फ्लड्स इतने डेंजरस होते हैं। अब बात आती है कि पावर प्रोजेक्ट्स की, जो ये क्यों प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होते हैं, क्योंकि डिजास्टर से केवल हाउसेज, रोड या कोई अदर चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो वही नहीं होते हैं, या लोकल एक सेटलमेंट है वही नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैवली इफेक्टेड हुए हैं, और इस जो आंकड़े जो डाटा आया कि 10 से अधिक जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इससे इफेक्ट हुए हैं। यह भी लॉजिकल है। और क्यों हाइड्रो प्रोजेक्ट से हमें चाहिए कि जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, स्टीफ ग्रेडियंट है, लार्ज एलिवेशन डिफरेंसेस है, यही करेक्टरिस्टिक हिमालयन में नेचुरली मिलती है। तो इसलिए नेपाल में हाइड्रो पावर और ह्यूज पोटेंशियल है। लेकिन दूसरी तरफ ज्योग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, डेब्रीज, फ्लोज एंड ग्लेशियर हैजर्ड्स के प्रति भी एक वल्नरेबल इस सिचुएशन को बनाती है, उस स्थिति बनाती है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से द सेम ज्योग्राफी दैट गिव्स नेपाल enormous हाइड्रो प्रोजेक्ट पोटेंशियल also exposes its infrastructure to Himalayan hazards। तो दिस इज ऑल्सो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि ये हिमालयंस में अमूमन ये हो रहा है कि लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और अर्थक्वेक की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो भी बन रही है। अब आता है कि व्हाट इज जो रसू वागड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो ये था, यह नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थित 111 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यह रन ऑफ वाटर एक प्रोजेक्ट है। और यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे ही हमने कल जो ये सारी चीज़ें देखी, वहाँ का जो किस तरीके से वहाँ पर फ्लैश फ्लड होता है, तो कभी कभी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिजास्टर को एक डैम ब्रस्ट भी इसको कह दिया जा सकता है। तो हमें टेक्निकली एक्यूरेट रहना है कि जो रसू वागड़ी कोई एक जाइंट स्टोरेज वाला एक कन्वेंशनल मल्टीपल डैम नहीं था, बल्कि एक रन ऑफ वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट था। इसलिए डिजास्टर को सिंपली डैम ब्रस्ट या फिर कॉज द फ्लड भी नहीं कहना सही होगा। अब इसका जो क्लाइमेट चेंज का दोबारा से यही बात आती है, जो क्लाइमेट चेंज जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इधर वन साइड वी नीड द डेवलपमेंट, बट ऑल्सो वी नीड द सेम सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमें वो भी चाहिए। तो जो इंटायर जो स्टोरी है, तो क्लाइमेट चेंज, हिमालयन रीजन में ग्लेशियर तेजी से रिट्रीट कर रहे हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट की इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे कुछ एरिया में ग्लेशियर इंस्टेबिलिटी है, ग्लेशियर लेक्स है, अनस्टेबल स्लोप्स है, आइस रॉक एवलांचेस है, और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड जो इस रिस्क को बढ़ा रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है डायरेक्टली कॉज दिस फ्लड, एंड साइंटिफिकली बहुत ये सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है कि बेटर अगर हम इसका एनालिसिस करें तो क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज द बैकग्राउंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन क्राइस्पेयर, एंड वाइल द जो आपका स्पेसिफिक इवेंट है सच एज द आइस रॉक एवलांचे कैन एक्ट एज द इमीडिएट ट्रिगर। तो एक ये कनेक्शन है। तो एक इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, इसको सिंपल ग्लॉफ भी कहा जाता है, कि जब ग्लेशियर के पास या पीछे कोई ग्लेशियर लेक अचानक ब्रीच हो जाती है तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ निकलता है, उसे ही हम ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड यह नॉर्मल फ्लड से अलग होता है क्योंकि इसका वाटर रिलीज बहुत सडन हो सकता है, अचानक हो सकता है। इसलिए जो पर्टिकुलर 2026 इवेंट में यह कहना अभी कि ये जो हमारा जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट पॉसिबिलिटी पर भी एक बात और इन्वेस्टिगेशन जो हमारे ज्योग्राफर्स है, साइंटिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो इसके ऊपर काम
कर रहे हैं। अब इसमें एक बात और कही गई कि एटलीस्ट 59 फ्रॉम इंडिया वर ऑन कैलाश मानसरोवर यात्रा। अब मानसरोवर से इसका क्या कनेक्शन है कि इस रीजन से होकर जो इंडियन जो धार्मिक यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो फॉरेन टूरिस्ट कैलाश मानसरोवर की तरफ यात्रा करते हैं और अभी बड़ी मात्रा में मिसिंग पीपल, बड़ी संख्या में इंडियन नेशनल और दूसरे फॉरेन यहाँ के जो पिलग्रिमेजेस थे वो भी बात इसमें कही गई है। तो हमें एक और जियोग्राफिकल कंसेप्ट समझ आता है कि हिमालयंस आर नॉट ओनली अ नेचुरल रीजन, दे आर ऑल्सो द मेजर पिलग्रिमेज, टूरिस्ट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसीलिए नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट या लोकल पॉपुलेशन तक ही सीमित नहीं रहता है और बहुत सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होती है। और जो फिर इंडियन नेपाल जो कोऑपरेशन है वो क्यों ज़रूरी है कि व्हाट शुड इंडिया एंड नेपाल डू। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसको एक इस पर्सपेक्टिव से समझे, एक तो वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर अपस्ट्रीम अचानक ग्लेशियर कोलैप्सेस या रिवर ब्लॉकेजेस हो जाए तो जो डाउनस्ट्रीम एरिया है कम्युनिटीज को तुरंत अलर्ट किया जाना चाहिए। और दूसरा है कि रियल टाइम डाटा शेयरिंग होनी चाहिए नेपाल और इंडिया में, रिवर डिस्चार्ज, रेनफॉल सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन और वाटर लेवल जो डाटा शेयर किया जाना चाहिए, और क्रॉस बॉर्डर डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, और क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड, ब्रिजेस, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाते समय फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क एंड ग्लेशियर हैजर्ड्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान भी दिया जाना चाहिए। तो अगर ये सिंपल ये एक सिस्टम है कि हम जो है जो अपस्ट्रीम से कोई चीज़ आती है तो डाउनस्ट्रीम को हम अर्ली टाइम जो है उसको अलर्ट करें। तो बहुत सारे जिसमें मेजर फ्लैश फ्लड जो है वो रसवा डिस्ट्रिक्ट नेपाल में आया था, और जो रिवर सिस्टम है लिंडे, कोटी, किशे, कोशी एंड त्रिशूली रिवर सिस्टम है, आइस और इमीडिएट ट्रिगर क्या करता है, जो आइस लॉक करता है, आइस रॉक जो है, फिर उसके बाद जो ग्लेशियर एवलांचेस जो है वो बढ़ते हैं, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 4.4 था, और जो अर्थक्वेक आया था। और ये एक रिवर सिस्टम लिंडे, बोटीकोशी, फिर त्रिशूली, फिर नारायणी, नारायणी जो है गंडक, गंडक फिर जो है गंगा में एक रिवर सिस्टम में मिलती है, और गंडक को नेपाल में नारायणी भी कहा जाता है। और साथ में और विच इंडियन स्टेट पुट आपको सबसे ज़्यादा जो बिहार और यूपी को अलर्ट किया गया, और वो जो प्रोजेक्ट था रसू वागड़ी, वो एक 111 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था। तो ये इस तरह की इसमें हमें ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरा अगर हम इसमें अब ध्यान दें कि सबसे पहले हमें इंसिडेंट, और अगर इसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो केवल हमें नेपाल का फ्लड डिजास्टर नहीं है, एक्चुअल में जो जियोग्राफी, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर, रिवर सिस्टम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंडियन नेपाल रिलेशन जो है उसको समझने की भी हमें अपॉर्चुनिटी देता है। और एक सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हिमालयन हमें वाटर, एनर्जी और लाइवलीहुड देते हैं, लेकिन वही हिमालयन नेचुरल डिजास्टर जो है के प्रति भी हाई वल्नरेबल है। इसलिए हमें डेवलपमेंट के साथ डिजास्टर रेजिलेंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इक्वल इंपॉर्टेंट देना है। और इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है, रिवर में क्रॉस द बॉर्डर, बट डिजास्टर डू नॉट स्टॉप पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, रियल टाइम डाटा शेयरिंग, क्रॉस वाटर कॉपरेशन विषय में ऐसी ट्रेजेडी के इम्पैक्ट को कम कर सकती है कि ये एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। तो वंस अगेन माय हार्ट फेल्ट condolences to all those victims and their families, and thank you for watching. Keep learning, keep questioning and stay informed. Thanks for watching.